Hi everyone. So in this video we will do remaining short question of working capital management from Copland kit of F9. So कल हम लोग ने I think we have done till 64 number. आज 65 से start कर रहे हैं. Okay, so question is generally increasing payable days suggests advantage is being taken of available credit, but there are risks involved. Which of the following is unlikely to be the one of the risks involved in the increasing payable days? मतलब हम लोग इंक्रीजिंग पेबल डेज एक सुटेबल मतलब सोर्स ऑफ फाइनेंस भी कह सकते हैं, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग एक कैश को अपने पास होल्ड कर सकते पेबल सप्लायर को ना पे करके, ठीक है. पर इसका कुछ डिसएडवांटेज भी हो सकता है, जैसे कि आपका सप्लायर गुस्सा हो जाएगा, आपका रिलेशन ख़राब हो जाएगा और वो लोग क्या करेंगे, सामान डिलीवरी करना जो मतलब गुड्स वगैरह हम लोगों ने ऑर्डर किया था उसको होल्ड कर देंगे, डिलीवरी नहीं करेंगे, बोलेंगे जब तक पैसा नहीं दोगे आई वॉन्ट डिलीवर द गुड्स, है ना. या फिर आप डिस्काउंट आपका प्रॉम्प्ट पेमेंट दे रहा है वो भी नहीं मिलेगा आपको. बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, तो इनमें से कौन सा अनलाइकली मतलब नहीं हो सकता है, ठीक है. तो फर्स्ट है कस्टमर बार्गेनिंग पावर इंक्रीज. ये किस में होता है? जनरली ये रिसीवेबल के केस में होता है कि नहीं. तो ये पेबल्स का केस है, सो ये तो बिल्कुल नहीं होगा. तो ऑब्वियसली ए हमारा हो गया. बाकी का ऑप्शन देखो, लूजिंग सप्लायर गुडविल. ऑब्वियसली आपका रिलेशन खराब होगा तो वो तो ऑब्वियसली गुडविल भी सप्लायर के साथ ना हमारा खराब हो जाएगा. रिलेशन खराब कहने का ही इंडिकेट कर रहा है. लूजिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट. ऑब्वियसली मैंने बोला ना कि अगर मान लो कि वो डिस्काउंट ऑफर कर रहा है, हम लोगों ने कैश रखा था, अगर शॉर्ट टर्म सरप्लस है तो आप पे कर दो, बेटर है ना, आपको डिस्काउंट मिल रहा है. बट ये भी मतलब लाइक अपॉर्चुनिटी लोग लूज कर सकते हैं, जो कि हम लोग को प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट मिल रहा था. एंड लास्ट, सप्लायर इंक्रीज द प्राइस टू कंपनसेट. ऑब्वियसली अब उनको लगेगा कि आप टाइम पे पेमेंट नहीं करो, सो दैट व्हाट ही विल डू, ही विल इंक्रीज द प्राइस ऑफ द गुड्स, ठीक है. अब नेक्स्ट क्या है? विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर एम्स ऑफ ए जस्ट इन टाइम सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल? द फर्स्ट इज रिडक्शन इन कैपिटल टाई अप इन द इन्वेंट्री. जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री में क्या होता है ना, लाइक अब प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले ही हम लोग लाइक इन्वेंट्री को होल्ड नहीं करते हैं, जब चाहिए तभी हम लोग ऑर्डर करते हैं, है ना. तो ऑब्वियसली हमारा जिसमें इन्वेंट्री को होल्ड ही नहीं कर रहे तो हमारा कैपिटल टाई अप भी तो रिड्यूस हो जाएगा ना. ए होगा. नेक्स्ट क्या है? क्रिएशन ऑफ एन इनफ्लेक्सिबल प्रोडक्शन प्रोसेस. अगर आप बुक पढ़ोगे, बुक में ये लाइन क्लियरली लिखा हुआ है कि जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री की वजह से फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, ना कि इनफ्लेक्सिबल. ये अपोजिट दिया है तो ये रॉन्ग हो जाएगा. मैं तो कहूँगी आप एक बार बुक देखोगे ना, सारा इसका जो 4 ऑप्शन है ना बुक में आप मैच कर सकते हो, एकदम क्लियर कट पॉइंट लिखा हुआ है बुक में. तो मैं ये भी सजेस्ट करूँगी कि आपको एक बार बुक भी ज़रूर देखना है, ठीक है. नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका? elimination of the all the activity performed that do not add value. ऑब्वियसली ये हम लोग जे टी आई में क्या होता है ना कि जो मतलब लाइक ऐड जो भी एक्टिविटी लाइक जो वैल्यू ऐड नहीं करी उसको एलिमिनेट करता है. ये भी लाइन बुक में डिट्टो सेम टू सेम लिखा हुआ है. तो इट्स ऑल्सो ट्रू फॉर द विच इट इज ऑल्सो द एम ऑफ जे टी आई. एंड लास्ट क्या है? लोअरिंग ऑफ द इन्वेंट्री ऑर्डरिंग कॉस्ट. अब जो कि मानते हैं कि इन्वेंट्री को ये जीरो पे रिड्यूस कर देता है, बट इन्वेंट्री ऑर्डरिंग कॉस्ट स्टिल हाई होता है, ठीक है. तो आपका ए एन सी एम बताता है, बाकी बी एंड डी अपोजिट लिख रहा है, ठीक है. और भी इसका मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें आप लाइक कि वेस्ट को एलिमिनेट करता है, ठीक है. ये सब भी आप देखोगे ना बुक में पॉइंट लिखा हुआ है, एक बार उसके थ्रू रीड कर लेना उस पॉइंट को, ठीक है. 67 में क्या कहता है? विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन फॉर होल्डिंग द कैश. अब कैश होल्ड करने का 3 रीजन हो सकता है, ट्रांजेक्शन, प्रिकॉशनरी, स्पेकुलेटिव, ठीक है. मैं तीनों को बता देती हूँ मीनिंग. तो फर्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन मोटिव. ये लाइक इसके इस मोटिव का मतलब लाइक हम लोग डे टू डे जो लाइक रेगुलर कमिटमेंट होते हैं ना उसको मीट करने के लिए होल्ड करते हैं. और प्रिकॉशनरी मोटिव इन द सेंस लाइक मतलब ये चीज़ हो ना जाए, जैसे अब मशीन ब्रेक डाउन हो गया, उसके इसमें पेमेंट मतलब मिनिमम कैश रखते हैं कि ताकि कुछ अनसर्टेनिटी है उसको मीट कर दें. और लास्ट होता है स्पेकुलेटिव मोटिव, या फिर इसको इन्वेस्टिंग मोटिव भी कह सकते हो. ये एक गैम्बलिंग पर्पस जैसे होता है ना कि ये चीज़ हुआ लाइक सपोज इसको एक्सप्लेन कैसे करूँ मैं.
जैसे कि अब आपका मार्केट बढ़ने वाला है, ठीक है, तो उस पर्पज से रखोगे ताकि आप उसमें इन्वेस्ट करके उससे अर्न कर सको। तो गैम्बलिंग के तरह उसको देख सकते हो आप, ठीक है। तो ये होता है। अब इस ऑप्शन में से दो ही मैच कर रहा है, बी एंड सी, बाकी तो पता नहीं, मतलब लाइक ये तो मोटिव नहीं है, तो ऑब्वियसली बी एंड सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्या है आपका 68। एंड्रयू कंपनी इज अ लार्ज लिस्टेड कंपनी फाइनेंस्ड बाय बोथ इक्विटी एंड डेब्ट, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट विल द इम्पैक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बी स्मॉलेस्ट। अब इन चार ऑप्शन में से वर्किंग कैपिटल पे कौन सा मतलब लाइक लीस्टली स्मॉलेस्ट इम्पैक्ट करेगा। लिक्विडिटी मैनेजमेंट ऑब्वियसली कैश होता है, हाँ कि नहीं। तो लिक्विडिटी इन द सेंस कि कैश रिडली लाइक कन्वर्टेबल इन द कैश, जो भी हमारा रिसीवेबल्स हुआ है कि इन्वेंट्री, तो ये तो वर्किंग कैपिटल का एलिमेंट्स ही है, तो ऑब्वियसली मतलब मेजर इम्पैक्ट करेगा। इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट, ये भी हमारा लाइक इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि हम लोग जो रिसीवल ऑफर किए रहते हैं उस पर हमारा कॉस्ट लगा रहता है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स तो हमारा लगा रहता है, उसको ओवरड्राफ्ट से फाइनेंस किए होते हैं हम लोग, फाइनेंस कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं ना, तो ये भी इम्पैक्ट करेगा। मैनेजमेंट ऑफ रिलेशनशिप विद बैंक, ये भी करेगा। एंड डिविडेंड पॉलिसी, इन चारों में से लीस्ट मतलब लाइक ये करेगा। अब डिविडेंड पॉलिसी डिपेंड करता है कंपनी में पे करेगा कि नहीं, है कि नहीं, तो ये थोड़ा लिस्ट करेगा, करने का ये भी करेगा, बट एकदम लिस्ट करेगा बाकी के ऑप्शन के मुकाबले। सो ऑप्शन डी। अब 69, ये आप लोगों में भी कंफ्यूजन क्रिएट किया होगा। पहले इसका रिक्वायरमेंट देखते हैं। इन रिलेशन टू द फिनिश गुड इन्वेंट्री एज्यूमिंग ए 360 डे ईयर, हाउ मच फाइनेंस विल बी नीडेड फ्रॉम द ओवरड्राफ्ट, ठीक है। फिनिश्ड गुड इन्वेंट्री में हमारा कॉस्ट लगा रहता है, तो अगर ओवरड्राफ्ट से फाइनेंस करते हैं तो हमारा कितना मतलब लाइक फाइनेंस चाहिए ओवरड्राफ्ट से, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ए क्रैक कंपनी हैज ए सेल्स ऑफ 200 मिलियन पर ईयर्स एंड द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज 40%। हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स हो जाएगा हमारा 60% ऑफ 200 मिलियन, ये मिलियन में आएगा, ठीक है। एंड फिनिश गुड इन्वेंट्री वैरी थ्रू आउट द ईयर विद इन द फॉलोइंग रेंज, इन्वेंट्री डेज मैक्सिमम इतना, मिनिमम इतना। अब एक चीज़ याद रखना, ये जो मिनिमम है ना, ये जो मिनिमम बैलेंस, इसको परमानेंट करंट एसेट भी कह सकते हो, ठीक है, जो कि 90 है, एंड इसके ऊपर जितना भी वेरी हो रहा है वो फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट, ठीक है। तो अब हमारा मतलब मिनिमम 90 एंड मैक्सिमम 120। ऑल परचेज एंड सेल्स आर मेड ऑन द कैश बेसिस, नो इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल और WIP is carried. Crack company intend to finance permanent current asset with an equity and a fluctuating current asset with its overdraft. तो आपका फ्लक्चुएटिंग, जब परमानेंट मैंने बोल दिया, मिनिमम बैलेंस को हम लोग लाइक परमानेंट कहते हैं, कितना हम लोग को मेंटेन करना है, तो फ्लक्चुएटिंग कितना है, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा फ्लक्चुएटिंग, सो 120 माइनस 90, ये डेज हो जाएगा। सो अब इन्वेंट्री निकालते हैं। अब इन्वेंट्री डेज पता है हम लोग को 30 डेज। अब इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट करेंगे एक और चीज़, क्वेश्चन में बोला है 360 लेने के लिए, ठीक है, 365 नहीं। तो अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 30 डिवाइड बाई 360, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स जो हम लोग ने ऊपर निकाला, ये हमारा इन्वेंट्री आ जाएगा, जो कि ओडी से फाइनेंस होगा, विच इज 10 मिलियन, ठीक है। Okay, so next question 70. Pop company is switching from the using mainly long-term fixed rate finance to funding its working capital to using mainly short-term variable rate finance. Indicate by the clicking the relevant box whether each of the following items will increase or decrease. See no change with this change in the working capital financing policy. तो अब आपका कंपनी स्विच कर रही है लाइक मतलब लॉन्ग टर्म फिक्स रेट फाइनेंस से अब वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस वेरिएबल फाइनेंस यूज़ कर रही है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा मतलब लाइक इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा वो बताना है। तो अब एक चीज़ आपको पता होगा, शॉर्ट टर्म फाइनेंस इज यूजुअली चीपर दैन द लॉन्ग टर्म फाइनेंस, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में हमारा लाइक लॉन्ग टर्म आपका इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से वो रिक्सी होता है, बट सिक्योर तो होता है, बट रिक्सी होता है कि लाइक समथिंग में गो रॉन्ग कह के कि अगर पैसा नहीं आया, डूब गया, तो इन दैट सेंस दे चार्ज ए हाई रेट, तो वहाँ पे हाई रिक्सी होता है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसीलिए वो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाई चार्ज करते हैं इन लॉन्ग टर्म। सो फाइनेंस कॉस्ट अब लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म में आ रहा है, तो शॉर्ट टर्म हमारा चीपर होता है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज बिलो द एज कम्पेयर टू द लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा फाइनेंस कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगा। अब रीफाइनेंसिंग रिस्क,
refinancing risks in the sense, wait, huh? अब रीफाइनेंसिंग रिस्क मतलब अब कंपनी पहले लॉन्ग टर्म यूज कर रही थी, अब शॉर्ट टर्म में आ गई, इसका मतलब ये एग्रेसिव पॉलिसी यूज कर रही है, फंडिंग स्ट्रैटेजी, आई मीन एग्रेसिव फंडिंग स्ट्रैटेजी यूज कर रही है। तो अब एग्रेसिव फंडिंग स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग मतलब एसेट को हम लोग शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग शॉर्ट टर्म यूज करना है मोस्टली, एंड सर्टन पोर्शन ऑफ परमानेंट एसेट को हम लोग को लाइक लॉन्ग टर्म से करना है, आई मीन सॉरी शॉर्ट टर्म से करना है, एंड फ्लक्चुएटिंग पूरा का पूरा शॉर्ट टर्म से। यही है ना, जस्ट वेट, मैं इन दोनों थ्योरी में खुद ही कंफ्यूज रहती हूँ। एक मिनट, हाँ मैं बताती हूँ। फंडिंग स्ट्रेटेजी, ओके तो ये रहा। हाँ, एग्रेसिवली कहता है कि फाइनेंस मोस्ट करंट एसेट इंक्लूडिंग परमानेंट वन विद शॉर्ट टर्म फाइनेंस, ठीक है। तो वही बात हो जाती है, अब शॉर्ट टर्म अगर यूज़ करेगा तो उसको बार बार उसको रिन्यू करवाना पड़ेगा, है कि नहीं। और तो इससे क्या होता है, रीफाइनेंसिंग रिस्क हमारा इंक्रीज हो जाता है। अगर इंटरेस्ट रेट रिस्क की बात किया जाए तो ये दोनों के टर्म में मतलब लाइक कांस्टेंट होगा, नो चेंज होगा, ठीक है। तो ये आपका नो चेंज। ओवर कैपिटलाइजेशन देखा जाए तो ये आपका लेवल ऑफ फंडिंग को इंडिकेट करता है रादर देन टाइप ऑफ द फंडिंग, ठीक है। तो ये भी आपका नो चेंज रहेगा इस केस में, ओके ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अगेन मैं कहूँगी एक बार बुक इसको अच्छे से पढ़ लो, ये बार बार पूछ ही रहा है वैसे भी। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट विल बी इलिमिनेटेड, इलिमिनेट नहीं होता है, ये एकदम फोकस रहता है क्वालिटी पे, ठीक है। क्योंकि बफर इन्वेंट्री भी नहीं होता है, वेस्ट हुआ तो फिर लाइक मतलब प्रोडक्शन रुक सकता है ना। तो इन दैट केस मतलब ये क्वालिटी पे एकदम फोकस करते हैं। फिर उसके बाद क्या है आपका, मंथली फाइनेंस कॉस्ट इंकर्ड इन द होल्डिंग इन्वेंट्री विल बी कीप्ड कांस्टेंट। ये कांस्टेंट नहीं होता, इन्वेंट्री को हम लोग होल्ड ही नहीं करते हैं ना उस केस में, जब चाहिए तब हम लोग मंगवाते हैं और उसको प्रोडक्शन में लगा देते हैं। तो फाइनेंस कॉस्ट क्या होता है, मिनिमाइज रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रॉ मटेरियल डिलीवर्ड इज रिड्यूस्ड, अब ये रिड्यूस नहीं होता है, इनफैक्ट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। हम लोग मोर फ्रिक्वेंटली सामान मंगवाते हैं। तो बच गया लास्ट, वो एडवांटेज है, द अमाउंट ऑफ एब्सोल्यूट इन्वेंट्री विल बी मिनिमाइज। ऑब्वियसली हम लोग इन्वेंट्री स्टोर नहीं कर रहे हैं तो जिसमें उसको एब्सोल्यूट हो रहा है या फिर वेस्ट हो जा रहा है वो भी मिनिमाइज हो जाएगा उस केस में। अब उसके बाद क्या है, देव कंपनी इज ए लार्ज मल्टीनेशनल कंपनी विच एक्सपेक्ट टू हैव ए 10 million कैश डेफिसिट इन 1 month टाइम एंड डेफिसिट इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट नो मोर देन 2 months. Dev company wish to resolve its short-term liquidity problem by issuing an appropriate instrument on the money market. Which of the following instrument should Dev company issue? अगर इस टाइप का लाइक क्वेश्चन में वो कंफ्यूजन हो कि पता नहीं आंसर कौन सा है, तो आप इलिमिनेट करके भी जा सकते हो। जैसे अब ट्रेजरी बिल कौन इशू करता है, गवर्नमेंट। यहाँ पे कौन इशू किसकी बात करिए, कंपनी की, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। कॉर्पोरेट लोन क्या है आपका, लॉन्ग टर्म पर्पज से होता है, ये शॉर्ट टर्म का वो लाइक सॉल्यूशन मांग रहा है, तो ये भी नहीं होगा। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर, ये इंटरेस्ट रेट रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए होता है। यहाँ पे तो कैश की बात कर रहा है ना, उसको कैश डिफिसिट है, तो ये भी नहीं होगा। बच गया कॉमर्शियल पेपर, जो कि आप टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो भी पढ़े होगे वहाँ पे तो पता ही होगा इसके बारे में, ठीक है। ऐसे भी आप आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो इलिमिनेट करके। अब 73 क्या कहती है, इफ माइल कंपनी मैच इट्स वर्किंग कैपिटल साइकिल विद द इंडस्ट्री व्हाट विल बी द डिक्रीज इन इट्स नेट वर्किंग कैपिटल, ठीक है। इसको करते हैं कैलकुलेशन के माध्यम से। अब ये माइल कंपनी का खुद का एंड इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग, ठीक है।
रिसीवेबल डेज हम लोग क्या फाइंड आउट करना है, वर्किंग कैपिटल साइकिल। उसके लिए चाहिए हम लोग को रिसीवेबल, देन चाहिए इन्वेंट्री, देन चाहिए पेबल्स बैलेंस। ओके, तो अब यहाँ पे माइल कंपनी का खुद का रिसीवेबल डेज इज 40, ठीक है। और पहले ऊपर से पढ़ लेते हैं। माइल कंपनी इज लुकिंग टू चेंज इट्स वर्किंग कैपिटल पॉलिसी टू मैच इट्स रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री एंड द फॉलोइंग रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कमिंग ईयर। रेवेन्यू इतना, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट फाइन, एंड रेवेन्यू एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स आर assumed to be spread evenly throughout the year. Working capital ratio of Mile company compared with the industry are as follows. Assume there are 365 days in the each year. Okay, तो हमारा रिसीवेबल डेज माइल कंपनी के अकॉर्डिंग 50 है एंड डिवाइड कर देंगे 365 एंड क्रेडिट सेल्स कितना है 20500, ठीक है। इन्वेंट्री के केस में भी वैसे कर सकते हैं। इन्वेंट्री इज 45 डिवाइड बाई 365 ब्रैकेट क्लोज एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स 12800, ठीक है। अगेन पेबल डेज 40 डिवाइड बाई 365 into 12800। अब इसके अकॉर्डिंग निकालते हैं, इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग। बस यहाँ पे चेंज क्या करना है ये 42 डेज है एंड ये 35 है, 35 है, ये भी 35 है। ओके, तो अब कितना से रिड्यूस हुआ, ये पॉइंट में आएगा वैसे भी, डी, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, क्या कर दिया मैंने फिर किया, ये 50, ये 42, ओहो, ये सम थोड़ी होता है। देखो ऐसे भी मिस्टेक करके हम लोग आंसर गलत निकाल सकते हैं और एग्जाम में मार्क्स यूज कर सकते हैं, तो ये चीज़ ध्यान देना। ये ऐसे होगा, कॉपी पेस्ट। ओके, सो आपका ऑप्शन क्या आता है, ए, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन 74। Swap company, which of the following is annual percentage cost of ignoring the discount and paying within the 3 month? Swap company is due to receive goods costing 2500. Terms of the trade state the payment must be received within 3 months. Okay, however, discount of 1.5% will be given for the most payment within the 1 month. अब इसका ना दो तरीका है, दो फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का, ठीक है। मैं दोनों से करके बताती हूँ। ओके तो एनुअल परसेंटेज कितना आएगा वो निकालते हैं। एक है आप 1 प्लस ब्रैकेट आपका परसेंटेज जो डिस्काउंट दिया वो कितना है 1.5% एंड डिवाइड कर देंगे जितना रिमेनिंग रहता है। अब आउट ऑफ 100 1.5% चला गया तो कितना बच गया, इतना हम लोग को टू बी रिसीव्ड है ना। एंड इसका पावर कर देंगे हम लोग, ओके पूरा का जाएगा ना, मैंने क्या किया इसका क्लोज्ड, तो इसका पावर करेंगे हम लोग। अब जैसे यहाँ मंथ में दिया है तो 12, अब कितना मंथ शिफ्ट हो रहा है, अब 3 मंथ का था जिसमें से एक मंथ गया तो 2 है ना, सो डिवाइड बाई
2 माइनस 1। अब ये आया इसलिए नहीं क्योंकि मैं इक्वल टू भूल गई हूँ। परसेंटेज एक मिनट। हाँ, ये कैसे आ गया 1 इसको परसेंटेज में डालना भूल गई। ठीक है, 9.49%। अब एक इस तरह से कर सकते हो। एंड दूसरा एक था आपका, लेट मी ट्राई फर्स्ट। ओके, मैं वो भूल रही हूँ। 100 डिवाइड बाई 100 माइनस व्हाट्स द डिस्काउंट परसेंट, 1.5%। देखो, आप इसके थ्रू भी कर सकते हो। इसमें आपको क्या करना होगा, 100 डिवाइड बाई 100 माइनस जो भी आपका डिस्काउंट दिया है उसमें परसेंटेज वगैरह कुछ मत डालना। ठीक है, एंड ब्रैकेट क्लोज करके पावर सेम ऊपर जैसे हम लोगों ने डाला था 12 मंथ में दिया हुआ है, 12 डिवाइड बाई कितना मंथ रिड्यूस्ड हुआ 2 मंथ, कितना मंथ में आके रिड्यूस हुआ 2 मंथ। सो एंड माइनस 1। आप दोनों मेथड से कर सकते हो। सो जस्ट फॉलो विच एवर यू लाइक। ओके ओके। सो नेक्स्ट क्या कह रहा है, विल कंपनी इंकर द कॉस्ट ऑफ calculate the EOQ that will optimize the business inventory cost to the nearest 10 unit। ओके, क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक मिनट वो कर लेती हूँ। हम लोग को EOQ कैलकुलेट करना है, पहले ही तो पता चल गया, वो भी नियरेस्ट 10 यूनिट में। Will company incur the cost of 65 every time it place the order with its raw material supply? मतलब ये आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगा 65 for order it orders 300 unit of the product each year। मतलब डिमांड 300 1 2 3। cost of holding 1 unit of the inventory for the month is CH cost of holding 2.50 per unit and ये per year। then buffer inventory 25,000 यूनिट। ठीक है, अब हम लोग को EOQ फाइंड आउट करना है। एक चीज़ मैं भूल गई, ये पर मंथ था ना, तो इसको इंटू 12 भी करना होगा। ओके, और क्वेश्चन हम लोग को नियरेस्ट 10 यूनिट में पूछ रहा है, तो 1140। ओके ओके। सो next, which two of the following statement are true about a cash management model? Baumol model is suitable when cash flow are steady and predictable। Yes, obviously। मिलर और मॉडल के मिलर और मॉडल में ये कैश ऊपर नीचे फ्लो होता है, हायर लेवल हम लोग को लो लेवल सेट करते हैं। both model assume that cash is either held in the current account or in the long term investment। अभी दोनों मॉडल एज्यूम करते हैं कि कैश आइदर करेंट अकाउंट में और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में। ठीक है,
उसके बाद तो ये रॉन्ग है आपका स्टेटमेंट, लॉन्ग टर्म की बात नहीं करता, शॉर्ट टर्म की बात करता है। इन द मिलर और मॉडल द अपर लिमिट फॉर द करेंट अकाउंट बैलेंस इज सेट बाय द मैनेजमेंट, नहीं, लोअर लिमिट मैनेजमेंट सेट करता है, अपर लिमिट हम लोग फॉर्मूला के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। बोथ मॉडल टेक इन टू अकाउंट द ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑफ स्विचिंग बिटवीन द करेंट अकाउंट एंड इन्वेस्टमेंट। ऑब्वियसली दोनों मॉडल में देखो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, तो आपका डी हो गया, एक ए हो गया। लास्ट तो वैसे भी आपका रॉन्ग हो गया। Miller or model aims to keep cash balance as close to the return point at all times. अब ऑल टाइम्स तो नहीं कह सकते हैं, अब जो करंट अकाउंट बैलेंस जो होती है अगर हाई पे है लो पे है तो उसको हम लोग फिर उसको एडजस्ट करके रिटर्न पॉइंट पे लाते हैं, ठीक है। तो ये आपका गलत है ये भी, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग रिटर्न पॉइंट पे कब लाते हैं, जब वो हायर एंड लोअर पॉइंट को टच करता है तब। तो नेक्स्ट क्या कहता है, कैलकुलेट द नियरेस्ट $30 कॉमन द स्प्रेड बिटवीन अपर एंड लोअर लिमिट दैट शुड बी सेट फॉर द करेंट अकाउंट यूजिंग द मिलर और कैश मैनेजमेंट मॉडल। अभी आ गया फॉर्मूला का बाद, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे स्प्रेड। अब स्प्रेड का फॉर्मूला आपको एग्जाम में आई थिंक दिया होगा, ये आपका 77 है शायद। ओके, तो अब स्प्रेड का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला लिखते हैं, स्प्रेड थ्री इंटू 3 divided by 4 into transaction cost into वेरियंस। अब वेरियंस नहीं दिया हो तो स्टैंडर्ड कॉस्ट को हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो वेरियंस आ जाएगा, एंड इसको डिवाइड करेंगे इंटरेस्ट रेट। अब इंटरेस्ट रेट पे ध्यान देना है, ठीक है, कि पर डे है कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट, या फिर आपका ये क्या बोलता है स्टैंडर्ड डेविएशन पर डे दिया है कि स्टैंडर्ड डेविएशन पर डे दिया है कि पर ईयर, उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट को भी हम लोग लेंगे। देन इस सबको क्लोज करके पावर 1 डिवाइड बाई 3 ये फॉर्मूला हुआ। तो 3 इंटू हमारा ट्रांजेक्शन कॉस्ट, क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। कंपनी हैज इरेटिक डेली कैश मूवमेंट विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3000 पर डे। पर डे में दिया हुआ है तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ है आपका, तो वेरिएंस क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे 3000 का, ठीक है। एंड इट्स कॉस्ट 25 टू मूव कैश बिटवीन द करंट अकाउंट एंड इट्स शॉर्ट टर्म डिपॉजिट अकाउंट। ये आपका ट्रांजेक्शन कॉस्ट इज 25 एंड वेरिएंस को स्क्वायर में लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर लेंगे एज अ वेरिएंस, सो स्क्वायर, ठीक है, एंड डिवाइड बाई इंटरेस्ट। अब आपका इंटरेस्ट क्या है, द डिपॉजिट अकाउंट ऑन एन इंटरेस्ट ऑफ 7.3% ये पर ईयर का है। सो हम लोग को डेज में जाइए 365 एंड देयर आर 365 डेज इन द ईयर, क्वेश्चन में भी बोला हुआ है। सो ब्रैकेट क्लोज, पावर 1 डिवाइड बाई 3। अब नियरेस्ट $100,000 बोल रहा है तो 28,000 हो जाएगा, ठीक है। अभी आप फॉर्मूला का जो ब्रैकेट देख रहे हो ना बहुत ध्यान से देना, वरना एक भी इधर उधर हुआ तो आपका कैलकुलेशन रॉन्ग हो सकता है। ओके, तो ये हमारा हो गया स्प्रेड का। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कंपनी हैज रिक्वायरमेंट पहले, तो कैलकुलेट टू द नियरेस्ट $100,000 the new anticipated receivable balance if 60% of customers take up the offer of discount and the rest carrying on paying in 75 days, assuming 360 days in a year. The company has a sales revenue of 30 million and its customer take average 75 days to pay, and company offer 1% discount to customer who pay in 30 days. Okay.
तो सेल्स क्या है 30 मिलियन एंड करेंट रिसीवेबल डेज क्या है 75 डेज है, ठीक है। तो हमारा रिसीवेबल बैलेंस कितना हो जाएगा, एंड क्वेश्चन में कहा है कि 360 डे लेने के लिए इन ईयर में, तो हमारा 75 डिवाइड बाई 360 इंटू कर देंगे सेल्स, तो ये हमारा हो जाएगा रिसीवेबल बैलेंस मिलियन में, ठीक है। कह रहा है अब कंपनी ऑफर 1% डिस्काउंट टू कस्टमर हु पे इन 30 डेज। अब ये तो हमारा करंट सिनारियो हो गया, ठीक है। और डिस्काउंट वाला सिनारियो में क्या हो रहा है, ये कितना है 30 डेज। तो अब हम लोग को न्यू एंटीसिपेटेड रिसीवेबल बैलेंस कैलकुलेट करना है। इफ 60% कस्टमर टेक द ऑफर डिस्काउंट एंड रेस्ट कैरिंग ऑन पेइंग द 75 डेज। ओके, जस्ट मिनट, मुझे करने तो मैं फिर आपको बताती हूँ, ठीक है। फोर्टी तो 75 डे में पे करेगा, 360 इंटू सेल्स का 40%, यहाँ पे ये 30 डे में पे कर रहे हैं, तो 360 इंटू सेल्स इंटू 60। ओके, तो मैंने निकाला। अब देखो आपका करंट पॉलिसी क्या है, आपका सेल्स कितना है, ठीक है। दोनों केस में सेल्स तो सेम होगा, नो इशू, ठीक है। मैं यहाँ पे ये भी लिख देती हूँ, डिस्काउंट के केस में भी आपका सेल्स विल बी सेम। ओके, तो अब डिस्काउंट नहीं दे रहा है तो कस्टमर 75 डेज एवरेज में टाइम ले रहे हैं टू पे, एंड अगर डिस्काउंट देंगे तो डिस्काउंट में क्या होगा, 60% कस्टमर इस डिस्काउंट को लेंगे एंड बाकी 40% एंड इसको 30 डे में पे करेंगे एंड बाकी का 40% 75 डेज में पे करेंगे, ठीक है। तो अब 60% के लिए हम लोग जो डिस्काउंट ले रहे हैं उनके लिए रिसीवेबल बैलेंस कैलकुलेट करते हैं। तो अगर 30 डेज ले रहे पे करने के लिए, तो मैंने 30 डिवाइड बाई 360 इंटू सेल्स करने पर हमारा रिसीवेबल बैलेंस आएगा, ठीक है। एंड रिसीवेबल बैलेंस का 60% एंड उसमें 1% डिस्काउंट देने के बाद 99% बच जाता है, तो हम लोग मल्टीप्लाई बाई 98% किया। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जो रिसीवेबल बैलेंस कैलकुलेट किया इंटू 0.6 इंटू 0.9, शायद यही आना चाहिए, नहीं आ रहा है। अरे हाँ, वो तो 75 डेज में कैलकुलेट होगा, कहाँ से आएगा, नहीं आएगा। ओके, अब बाकी 40% अब तो 75 डेज में पे कर रहे हैं, तो 75 इंटू 360 इंटू द सेल्स, ये हमारा रिसीवेबल देगा। रिसीवेबल का 40% लेंगे हम लोग, क्योंकि ये लोग 60% तो डिस्काउंट ले रहे हैं, 40% नहीं ले रहे हैं, तो हमारा 2.5 आएगा। तो 3.985 हमारा मिलियन आएगा ऑल टुगेदर रिसीवेबल्स, एंड इसको नियरेस्ट $100,000 में बोला हुआ है, तो 4 मिलियन ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, ए कंजर्वेटिव वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इम्प्लाई ए हायर proportion of permanent current asset and to the fluctuating current asset, long term finance is generally cheaper than short term finance। ओके, तो आपका एक चीज़ ध्यान देना, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, वर्किंग कैपिटल फाइनेंशिंग की फंडिंग पॉलिसी, ये दोनों डिफरेंट है। एंड जो ये सेंटेंस बात कर रही है ये आपका फंडिंग पॉलिसी का बात कर रहा है, तो ये रॉन्ग हुआ।
एंड मैंने भी पहले ही बोला लॉन्गर चीप शॉर्ट टर्म डेप जो होती है वो चीपर होती है लॉन्ग टर्म डेप से, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से हाई रिस्क ही होता है, समथिंग में गो वेंट बैड, इस मतलब लाइक पैसा डूब गया, इस वजह से वो लोग हाई रेट चार्ज करते हैं। सो उस केस में ये भी रॉन्ग है, तो 1 and 2 बोथ आर रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कंसिस्टेंट विद एन एग्रेसिव वर्किंग कैपिटल फंडिंग पॉलिसी। देखा ऊपर इन्वेस्टमेंट है, ये फंडिंग है। तो एग्रेसिव में क्या होता है हमारा, मोस्ट ऑफ जितने भी मतलब लाइक जो भी ये परमानेंट है फ्लक्चुएटिंग है, हम लोग शॉर्ट टर्म से फाइनेंस करते हैं, और कंजर्वेटिव में लॉन्ग टर्म से। ठीक है, तो मोस्ट करंट एसेट आर फाइनेंस विद लॉन्ग टर्म फंड रादर देन शॉर्ट टर्म फंड, डिपॉजिट लॉन्ग टर्म फंड बीइंग मोर एक्सपेंसिव। ये गलत है, शॉर्ट टर्म से फाइनेंस करते हैं, यहाँ पे लॉन्ग टर्म की बात कर रहा है, ये कंजर्वेटिव में होता है जब हम लोग लॉन्ग टर्म से फाइनेंस करते हैं। मोस्ट करंट एसेट आर फंडेड विद डेब्ट रादर देन इक्विटी एज इट इज चीपर, इसकी तो बात ही नहीं आती है। मोस्ट करंट एसेट आर फाइनेंस विद शॉर्ट टर्म फंड रादर देन लॉन्ग टर्म डिस्पाइट द रिस्क, हाई रिस्क इन्वॉल्व, ऑब्वियसली सी हमारा होगा। ठीक है, एंड मुझे नहीं लगता है कि डी को एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी। ओके अब इसकी बात करते हैं। टू कंपनी एशिया एंड ब्रिज हैव द फॉलोइंग एवरेज लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल। Okay, and Asia working capital is financed with 4 million of long-term debt, and Breeze working capital is financed with 9 million of long-term debt. The balance of finances from short-term source identified by clicking the relevant box in the table which type of working capital funding strategy each company is employing. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए मैंने ऐसा आई थिंक ऐसा क्वेश्चन ऊपर भी आया था, मैंने बताया था अगर मिनिमम बैलेंस जो दिया हुआ है वो हमारा क्या हो जाएगा, परमानेंट करंट एसेट, राइट। तो अब आर्शिया की बात करते पहले, क्या है एकेशिया वॉट एवर, यहाँ पे बीच। ठीक है, अब इसका मिनिमम कितना है, मिनिमम इसका बैलेंस है 6, मतलब परमानेंट कितना है, इसका परमानेंट कितना है 6, एंड इसका कितना है 9। ठीक है, एंड फ्लक्चुएटिंग कितना है, फ्लक्चुएटिंग अब 10 - 6 4, इधर कितना हो जाएगा 3 ठीक है, अब कह रहा है आशिया का वर्किंग कैपिटल इज फाइनेंस्ड बाय 4 मिलियन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, मतलब अब इन दोनों को मिला के कितना है 10 है ना, एक मिनट बताती हूँ। ओके तो इन दोनों को मिला के 10 है। अब 10 में से 4 मिलियन उसका लॉन्ग टर्म डेब्ट है। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेब्ट, परमानेंट कितना हमारा 6 है, मतलब सर्टेन पोर्शन ऑफ परमानेंट एसेट हैज बीन फाइनेंस विद शॉर्ट टर्म। ठीक है, लॉन्ग टर्म से फाइनेंस नहीं हुआ, इट मीन्स फ्लक्चुएटिंग, बाकी सब क्या है शॉर्ट टर्म। ये कौन सा पॉलिसी ये फॉलो कर रहा है, एग्रेसिव है कि नहीं। अब नेक्स्ट वाले केस में देखो, अब इस बीच वर्किंग कैपिटल इज फाइनेंस विद 9 मिलियन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। अब इसका परमानेंट एसेट ही 9 मिलियन है, एंड 9 मिलियन को वो लॉन्ग टर्म डेट से फाइनेंस कर रहा है, इट मीन्स ये क्या कर रहा है, मैचिंग पॉलिसी को फॉलो कर रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, which of the following is that true? Aggressive working capital funding policy imply lower value of current asset and higher value of current liability than the conservative working capital funding policy. अब ये फंडिंग पॉलिसी का नहीं है, ये अपोजिट दे दिया आपको, तो ये इनकरेक्ट है। लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंस रिस्कियर फॉर लेंडर देन शॉर्ट टर्म डेट फाइनेंस, मैंने अभी भी बोला ये, तो ये ट्रू है। ठीक है ओके, सो 83 में थोड़ा कैलकुलेशन हो सकता है। इन्वेंट्री ऑर्डरिंग पॉलिसी इज प्ले, उसको लिखते जाना पड़ेगा, पढ़ते पढ़ते जाऊँगी, लिखते भी जाऊँगी तो सही रहेगा। ओके, सो 82। Okay, what is the cost of JR company ZAR company inventory ordering policy? अब cost of inventory ordering policy मतलब आपका both ordering and annual holding cost and आपका ordering cost दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है ये पूछ रहा है। तो inventory ordering policy of JAR company is to order 100 unit when the inventory level falls to 20,000। ये आपका reorder level हो जाएगा, reorder level 20,000 यूनिट। अब जो ये 1 लाख जो यूनिट दिया हुआ है ना, अभी आपका अभी का क्यू है, मतलब इतना आप ऑर्डर करते हो एक बार से, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं ना लोग, वो क्यू है ये। ठीक है,
उसके बाद क्या है, द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड प्रोसेसिंग ऑर्डर इज 200। ये कॉस्ट ऑफ ऑर्डर कितना है, 200 फॉर ऑर्डर, ओके। एंड होल्डिंग कितना है, CH, and the holding inventory is, while the cost of holding inventory is 0.50 per unit, okay, and order are received 1 week after the being placed with supplier, मतलब लीड टाइम कितना है, ये लेवल क्यों कह रहे हैं, क्वांटिटी है यहाँ, मतलब यहाँ पहुँचने के बाद हम लोग फिर से रीऑर्डर करते हैं, ये लीड टाइम इज 1 वीक, ठीक है। प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट फॉर द नेक्स्ट ईयर, मतलब 50 वीक्स इज 600,000 यूनिट, मतलब ये आपका डिमांड पर ईयर। अब आपको यहाँ पे बफर इन्वेंट्री निकालना होगा। बफर इन्वेंट्री अब कैसे निकलेगा, सबसे पहले 1 ईयर का आपका यहाँ पे करते हैं, ठीक है। एक साल में इतना चाहिए, एंड एक सेकेंड, ओके। तो आपका 1 वीक आ रहा है आपको, मतलब लाइक ऑर्डर करने के बाद 1 वीक में आपको सप्लायर सामान भेज रहा है, तो उतने के लिए आपको तो बफर इन्वेंट्री मेंटेन करना होगा, है कि नहीं। तो अगर 1 ईयर में ओवरऑल रिक्वायरमेंट इज 600,000 एंड 1 ईयर में वीक कितना दिया है, 50, तो एक वीक में आपका कितना हो जाएगा, 1 वीक में मतलब 12,000 चाहिए, ठीक है। तो आपका बफर इन्वेंट्री कितना हो जाएगा, रीऑर्डर करते वक्त इतना पहुंचने पे आप रीऑर्डर कर रहे हो, एंड आपका ये 1 वीक का डिमांड इतना है, इट मीन्स 8,000 आपका क्या है, बफर इन्वेंट्री। सो नाउ एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, डी मतलब डिमांड डिवाइड बाई क्यू, अब हमारा इकोनॉमिक प्रोडक्ट क्वांटिटी अभी मान लो कितना कर रही है, इंटू CO विच इज 200, तो मतलब ये पर ईयर। अब सिमिलरली होल्डिंग का निकाले तो हमारा पहले हो जाएगा Q/2, Q क्या है हमारा, ये एंड डिवाइड बाई 2 प्लस बफर इन्वेंट्री इंटू CH, 19,000 आ रहा है, ये भी पर ईयर हो जाएगा, एंड इन दोनों को टोटल कर दो 3,200, जो हमारा कॉस्ट है करेंट इन्वेंट्री ऑर्डरिंग पॉलिसी का, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ रहा है, व्हाट इज द कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द कमिंग ईयर इन डॉलर मिलियन टू 1 डेसिमल प्लेस। फॉर अ कंपनी ईयर, कंपनी हैज ए बजटेड सेल्स ऑफ 2 मिलियन पर मंथ, ये पर मंथ दिया है, ठीक है। 80% ऑफ विच आर 80% ऑफ विच बी ऑन क्रेडिट, तो मतलब पूरा साल का पहले लेंगे तो 12 इंटू 2 उसका 80%, तो हमारा रिसीवेबल बैलेंस आ जाएगा। इट एक्सपेक्ट्स इस अकाउंट रिसीवेबल पेमेंट पीरियड टू बी 3 मंथ, ठीक है। एंड फोरकास्ट एवरेज इन्वेंट्री एंड अकाउंट पेबल्स फॉर कमिंग ईयर भी आपको दिया हुआ है, तो यहाँ से आपको रिसीवेबल पीरियड दिया हुआ है, रिसीवेबल बैलेंस पता है, रिसीवेबल बैलेंस सॉरी, यहाँ से आपको ये क्रेडिट सेल्स निकलेगा, ठीक है। 80% ऑफ विच ऑन द क्रेडिट, मतलब कि ये सेल्स 2 मिलियन पर मंथ दिया हुआ है, एंड साल के निकालने के लिए 2 मिलियन इंटू 12 करेंगे तो होल ईयर का सेल्स आएगा, एंड उसका 80% इज आवर क्रेडिट सेल्स। ना क्रेडिट सेल्स पता है एंड रिसीवेबल पीरियड पता है, तो वहाँ से आप रिसीवेबल बैलेंस निकालोगे, एंड रिसीवेबल बैलेंस प्लस इन्वेंट्री माइनस अकाउंट पेबल इज द वर्किंग कैपिटल, ठीक है। एक बार ट्राई इट बाय योर सेल्फ, इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन डू लेट मी नो।
नेक्स्ट क्या है, डिफाइन विच टू द फॉलोइंग आर करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल। थी तो सबको पता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, पर यहाँ पे दो पूछ रहा है, एक तो एक कंफर्म है, अब बी सी डी में से आप एलिमिनेट करते जाओ, ठीक है। बी तो आपको साइकिल को डिफाइन कर रहा है, वर्किंग कैपिटल साइकिल, तो ये तो होगा नहीं। एंड सी आपको करंट रेशियो को, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, तो बच गया डी। और डी को अब लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टेड इन द नॉन इन नेट करंट एसेट। अब वो नेट करंट एसेट तो हमारा नेट वर्किंग कैपिटल ही है, बट वो फाइनेंस किससे हो रहा है, इट डजेंट मैटर, ठीक है। तो ये हमारा नेट वर्किंग कैपिटल एक ये हो जाएगा एंड ये हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में वी विल डू इन्वेस्टमेंट अप्राइजल क्वेश्चन। सो thank you guys for watching my video. If you like my video, please hit the bell icon of my channel for more updates, and don't forget to subscribe my channel as well. So thank you so much, have a good day.